गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोलपाथ पे स्वागत है। आज हम आईआर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इनसे बेशक आपको जो है हेल्प मिलेगी। और ये जो कल वीडियो दिया था आईआर पे और आज दे रही हूँ, प्लस 115 नंबर पे आप प्रैक्टिस नंबर 115 पे जाएंगे, मैराथन लिस्ट पे वो लगी हुई है। तो इन सभी के अगर मिला करके आप जो है स्टडी करेंगे, नोट्स बना लेंगे, अच्छे से इसको फॉलो कर लेंगे, तो आईआर जो है, जो क्वेश्चन आईआर से आएंगे तो आपका वहाँ पर काफ़ी अच्छा जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैराथन प्लस जो डेली प्रैक्टिस के नाम से लिस्ट लगी हुई है, डेली प्रैक्टिस, और तीसरी क्या है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जिसमें हमने करा रखे हैं प्रैक्टिस, ये तीनों प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस 27 को जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है उसमें। तो लेकिन इसको फॉलो करना है, सिर्फ लिखे हुए नहीं, जो मैं व्याख्या बताती हूँ उसको भी ध्यान से सुन के, यदि आपके लिए नया है तो नोट डाउन कर लेना है, और नया नहीं है तो एज अ रिविज़न उसको ध्यान से सुनना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो बेशक आप जो है काफ़ी अच्छा पेपर में करेंगे। ये सारी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं रिवीजन के लिए। तो आप हमें पोलपाथ, ओनली पोलपाथ, @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ से आप सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी जो प्लेलिस्ट है ये सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, आप वहाँ से इनको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखेंगे, ये दूसरी पीडीएफ खुल गई थी, ये सही पीडीएफ है। किसने अपनी पुस्तक स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की है? मार्टिन सुबिक ने की है, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने की है, या जेम्स एन रोजेनाउ ने की है, या थॉमस सीलिंग ने की है? तो किसने की है? यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, थॉमस सीलिंग। थॉमस सीलिंग ने अब ये जो आलोचना इनकी पुस्तक जो स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की है। यहाँ पर एक फैक्ट है आपको जानना चाहिए, वान न्यूमैन व ऑस्कर, वान न्यूमैन व ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न जो ये हैं, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, तो ये क्या है, ये दोनों, इन दोनों को मतलब श्रेय दिया जाता है क्या, खेल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का। तो खेल सिद्धांत को लोकप्रिय जो है कौन बनाता है? लोकप्रिय बनाने वाले ये दोनों जो है राजनीतिज्ञ हैं, और ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, या फिर इसको जो है यदि आपको आता है तो थोड़ा सा इसको 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए। इनके नामों को वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने किया है। ठीक है, यदि और हम बात करें कि जो खेल सिद्धांत है इसको जो है, इसका प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? तो इन्होंने तो लोकप्रिय बनाया था, प्रयोग का श्रेय किससे जाता है? अच्छा, लोकप्रिय बनाने में थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर ये बुक आती है, इनकी जो है रचना है कौन सी? थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये आप देख लीजिए, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है और ये 1944 में आती है, 44 में आती है, और ये इन दोनों की पुस्तक है। और खेल सिद्धांत को लोकप्रिय जो है इसी पुस्तक के जरिए जो बनाते हैं वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। जबकि जो इसका प्रयोग करने वाले, खेल सिद्धांत का प्रयोग करने वाले राजनीति क्षेत्र में कौन प्रयोग करता है? तो राजनीति क्षेत्र में प्रयोग करने वाले इनका 2 नाम आते हैं, 3 नाम आते हैं। जो कापलान है, मार्टिन कापलान, राइकर कापलान, मार्टिन कापलान हो गए। फिर कौन हो गए? विलियम राइकर हो गए, तीसरे कौन होते हैं इसमें? टॉमस रोलिंग हो गए, टॉमस रोलिंग। ये 3 हैं, इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने जो है राजनीति के क्षेत्र में खेल सिद्धांत का प्रयोग जो है करने का इनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप याद रखेंगे, खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये रोलिंग नहीं, यहाँ पर क्या होगा? शेलिंग होगा, शेलिंग। ठीक है,
तो इन्होंने जो है इन तीनों को माना जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो ये उपागम है खेल सिद्धांत, इसका जो है दूसरा रूप है एक, इस सिद्धांत का विस्तार है कौन सा? सौदेबाजी सिद्धांत। सौदेबाजी सिद्धांत जो है क्या है? इसी सिद्धांत यानी खेल सिद्धांत का एक विस्तारित रूप है। और इसको देने वाले कौन हैं? ये एक अन्य विचारक हैं, J.F. नैश तथा रोजर फिशर। तो इसको देने वाले जो सौदेबाजी का सिद्धांत है, इसे नैश एंड जो है फिशर, इन्होंने दिया है। ये सौदेबाजी जो है खेल सिद्धांत का विस्तारित रूप है, ये आप ध्यान रखेंगे, खेल सिद्धांत का विस्तारित रूप है सौदेबाजी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन मैंने यस थॉमस सिलिंग दे दिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कथन दिया है और कारण दिया गया है, दोनों को आपको देखना है। एलेक्जेंडर वेंट का मानना है कि राज्य की पहचान उसके हितों को बताती है। दूसरा है वह राज्य की सामाजिक और समष्टिगत यानी कॉरपोरेट पहचान के बीच अंतर करता है। ऑप्शन में आपके पास क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है, दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो एलेक्जेंडर वेंट हैं, इन्होंने 1992 में इन्होंने एक लेख निकाला, पत्र लेख था वो, तो अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट द स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इसी में जो है इन्होंने ये पत्र को प्रकाशित करते हैं और इन बातों का जो है खुलासा उसमें करते हैं। ठीक है, ये बातें मतलब अपनी बातें उसमें रखते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान चीन सहित कुछ एशियाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स 1 या ब्रेटन वुड्स 2 या ब्रेटन वुड्स 3 या ब्रेटन वुड्स 4। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सेकेंड। ये जब द्वितीय विश्व के बाद जो है ब्रिटेन कई देश जो मिलकर के एक जो है सम्मेलन किया, जिसमें वैश्विक शासन नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए सभी साथ आए। ठीक है, इस सभी देश जो है दुनिया के साथ आए। इसमें जो है क्या मेन बात थी? सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना था। जब कोविड-19 आता है, इसके उभरने के बाद जो है वैश्विक शासन प्रणाली जो होती है उस पर पुनर्विचार करने की बात आ जाती है, यानी पुनर्विचार करना पड़े, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है महामारी के बाद दुनिया की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से समझना था, उनको दर्शाना था। तो ये सब ब्रेटन वुड्स सेकेंड से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सेकेंड हो जाएगा और जो क्वेश्चन है ये इसी से संबंधित है, ब्रेटन वुड्स सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, बापा 40 बापा प्लस जो है 40, ये क्या चीज़ है? तो ये है विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए ब्यूनस आयर्स में ही हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 40 साल पूरे होने पर सम्मेलन को ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 40 के नाम जो है दिया गया है। तो यही जो है बापा 40 है, इसका ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 40, तो ये इसका जो है नाम है पूरा, ये देख लेते हैं। ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 40, ये इसका पूरा नाम है। तो इसको बापा 40 के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण सहयोग से संबंधित है। ठीक है, अगर शॉर्ट में आएगा तो ये दक्षिण सहयोग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्य है कि टिकाऊ विकास, ये इसका जो है मुख्य है। और 7 लक्ष्य जो है वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए, ये सब 17 लक्ष्यों का इसमें जो है निर्धारण किया गया है। इसमें जो है विकास के 17 लक्ष्यों की बात की गई है। विकास के 17 लक्ष्य की बात की गई है। और लोगों के जीवन स्तर सुधारने का और शांतिपूर्ण बनाने, खुशहाल बनाने का, ये सब जो है इसकी प्लानिंग है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है सूचियों को सुमेलित करना है आपको। ये संधि के नाम है और यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं जब उनका साइन हुआ है उन पे, तो वो दिया गया है। तो ये जो है हस्ताक्षर से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर संधियों के नाम है। तो सबसे पहले हम इनको जो हमें क्रम में लगाना है, इनको सुमेलित करना है जो जैसा है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि कब होती है? 1968 में होती है ये। तो हम यहीं पर इसको लिख लेते हैं, 1968 में होती है। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन संधि कब होती है, तो ये होती है 1972 में होती है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि की, ये कब होती है, इस पर हस्ताक्षर कब होते हैं, तो ये 1987 में होता है, 1987 में होता है। और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि है, ये 2002 में होती है, 2002 में जो है ये होती है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 घटक क्या हैं। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार जो है 3 घटक बताने हैं आपको। राज्य है, विधि का शासन है, उत्तरदायित्व है, या राज्य है, विधि का शासन, मानव अधिकार है, या विधि का शासन, मानव अधिकार, उत्तरदायित्व है, या फिर राज्य, मानवाधिकार, उत्तरदायित्व है। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार राज्य है, विधि का शासन है, उत्तरदायित्व है, यही जो है 3 घटक हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, जो सुपर पावर है, सुपर पावर, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हैं? विलियम फॉक्स हैं, विलियम फॉक्स हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सुपर पावर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विलियम फॉक्स हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें राज्यों की बदलती भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर करने की ज़रूरत है। ये किसने कहा है? ठीक है, डेविड हेल ने कहा है, या फिर डहल ने कहा है, रॉबर्ट डहल, या फिर माइकल मान ने कहा है, या फिर एजी फ्रैंक ने कहा है। तो ये कहने वाले जो हैं माइकल मान हैं। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पीछे इनका ये तर्क है कि एक शक्तिशाली यूरोपीय राज्य और दक्षिण अमेरिका या जो अफ्रीकी के किसी कमज़ोर राज्य पर जो वैश्वीकरण है, इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण कुछ राज्य जो है ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, और जबकि कुछ राज्य कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला है कि हमें जरूर राज्यों की बदलती भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर करने की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार दिया है? यहाँ राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार देने की बात हो रही है। जेके गैल्ब्रेथ ने, या फिर चार्ल्स लिंडब्लॉम ने, या फिर विल्फ्रेडो पेरेटो ने। किसने जो है नव बहुलवादी विचार दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ पहला है, दूसरा तीसरा है, या पहला दूसरा है, या फिर पहला दूसरा तीसरा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो राज्य के वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार चार्ल्स लिंडब्लॉम और जेके गैल्ब्रेथ के द्वारा जो है दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा? बी सही हो जाएगा, पहला, जेके गैल्ब्रेथ एंड लिंडब्लॉम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लेंगे कि जो नवीन विश्व व्यवस्था है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नवीन विश्व व्यवस्था, नवीन विश्व व्यवस्था, ये जो है सर्वप्रथम इसका यूज यानी प्रयोग सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। कब किया था? 7 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ये प्रस्तुत किया था इन्होंने। नवीन विश्व व्यवस्था, इसका जो है ये जो गोर्बाचोव थे, गोर्बाचोव, इनके द्वारा जो है ये रखा गया था 1988 में, जो इनका भाषण था उसमें किया गया था। ठीक है, अगर हम इसी से मिलता जुलता बात करें कि टुवर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। टुवर्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये किससे संबंधित है? तो ये बुश से संबंधित है, मिक्स नहीं करना है, बुश से संबंधित है। हालांकि दोनों में अंतर है,
जो नई विश्व व्यवस्था है गोर्बाचोव की और ये जो बुश की है, तो इन दोनों में टुवर्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन दोनों में अंतर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से कारक शीत युद्ध के अंत से जुड़े हैं? सोवियत शैली के साम्यवाद की संरचनात्मक कमजोरी, गोर्बाचेव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव, अमेरिकी नीति और द्वितीय शीत युद्ध, या आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है सभी इससे संबंधित हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी जो हैं जिम्मेदार हैं, यानी कि शीत युद्ध के अंत से जुड़े हुए ये कारक हैं। यहाँ पर जो गोर्बाचेव की सुधार प्रक्रिया है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है दो वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक तो है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका ये किससे संबंधित है? तो ये पुनः संरचना से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? पुनः संरचना, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है? ग्लासनोस्त। तो इसका संबंध है खुलापन की नीति, खुलापन की नीति इससे जो है संबंधित है। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, ये आते हैं। पेरेस्ट्रोइका पुनः संरचना, और ये ग्लासनोस्त ज़्यादा पूछा जाता है खुलापन की नीति। और इसी जो है शीत युद्ध के बाद के युग के लिए नवीन विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश का पहली बार जो है रखा गया था। किसके द्वारा? जो है गोर्बाचेव के द्वारा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसी से संबंधित है। शीत युद्ध के बाद की बात हो रही है, उसी से संबंधित है। यहाँ पर थामने की नीति और देखेंगे आप, थामने की नीति ये किससे संबंधित है? तो ये देख लीजिए आप, थामने की नीति कौन सी है इसको हम देखेंगे। ये जो है संबंधित किससे है? ये थामने की नीति, इसका सबसे पहले देख लेते हैं विकास किसने किया। तो राष्ट्रपति आइजनहावर के समय ये हुआ था, ठीक है। जो राष्ट्रपति थे कौन थे? आइजनहावर, इनके समय हुआ था। और इस नीति का उद्देश्य क्या था कि जो पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना नहीं था, ये जो है क्षेत्र एवं कार्रवाई की दृष्टि में अत्यंत व्यापक था। सिर्फ इसका यही उद्देश्य नहीं था कि सोवियत प्रभाव को रोकना, हालांकि ये वन ऑफ देम था, बट सिर्फ यही नहीं था। इसका कहीं बड़ा उद्देश्य था। जैसे कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो तो कूटनीति तथा सैन्य हस्तक्षेप का उपयोग किया गया था। और इसको जो नीति का लक्ष्य था कि सोवियत प्रभाव को थामना था। और क्या था कि अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया था। तो ये सारी चीज़ें थामने की नीति से संबंधित हैं, यानी कि ये सोवियत और जो अमेरिका संबंध थे उस समय जो है इसका इस्तेमाल किया गया था, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध से बाद का। और 1991 आप रख लीजिए, या फिर बर्लिन की दीवार जब 89 में टूटी थी वहाँ तक मेन था। बर्लिन की दीवार जो है साइन माना जाता है शीत युद्ध के अंत का। और जो चर्चिल का भाषण है वो शीत युद्ध के स्टार्टिंग का जो है एक पॉइंट माना जाता है कि वहाँ से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चर्चिल का भाषण होता है ये शीत युद्ध की स्टार्टिंग इसको माना जाता है, साइन माना जाता है। और जो बर्लिन की दीवार जब गिरती है तो इसको शीत युद्ध का अंत के मतलब साइन के रूप में देखा जाता है। दूसरा एक चीज़ हम और देखेंगे यहाँ पर कि ये जो टू मैन सिद्धांत है, ये थामने की नीति हो गई आपकी। अब हम यहाँ टू मैन सिद्धांत देख लेते हैं। टू मैन सिद्धांत ये किससे संबंधित था? तो ये टू मैन सिद्धांत सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति थी। क्या था ये? सोवियत के रोकथाम की अमेरिकी नीति थी। अमेरिकी ये नीति थी। और इसमें बेसिकली था क्या कि जो पूर्वी यूरोपीय देश थे जो साम्यवाद अपनाने के अनुच्छिक राष्ट्र थे, तो उनको जो है उन पर इनका फोकस था। ये उन्हीं के लिए थी, उन्हीं देशों के लिए बनाई गई थी। क्या है? टू मैन सिद्धांत।
यहाँ पर अगला है दुष्टता की धुरी। दुष्टता की धुरी किन राष्ट्रों को बोला गया है? तो ये जो है उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक, ये इस ग्रुप में आते हैं। तीनों देश जो है ईरान, इराक और कौन? उत्तरी कोरिया। और ये बोला कब किसने था? तो 2002 में जो ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, जो बुश थे, शॉर्ट में लिख लेते हैं बुश जूनियर। ये बुश जूनियर के द्वारा जो है ये बोला गया था दुष्टता की धुरी। इन तीनों जो राष्ट्रों को यही बोला गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया, यस डी ऑप्शन है। यहाँ पर सभी सेंटेंस जो है सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। इल्स्टेन, या इल्स्टेन का पूरा नाम है जीन बेथके इल्स्टेन, और जैकवी टू हैं, सिंथिया एन लोई हैं, और ये जो है सेंड्रा विदवर्थ हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो है ये बात कहने वाले जो सिंथिया एन लोई हैं, इन्होंने बोला था। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नारीवादी विचारक हैं और इन्होंने कहा था कि जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है और उसी प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय भी है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो नारीवादियों ने राजनीति के दायरे को बड़ा कर दिया है, ये कहते हैं कि राजनीतिक प्रभाव और प्रभुत्व का खेल है। इसका मतलब यह है कि सारे संबंध राजनीतिक और राजनीति सिर्फ सार्वजनिक और सरकार के दायरे तक सीमित नहीं है, ये उसके आगे हिस्सा जो सरकार और राज्य है इससे आगे भी है। ये कहते हैं कि ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं में समाई हुई है, इवन जो हमारा निजी जीवन है ये इसमें भी आता है। सिंधिया एंड लोई जो है अपनी प्रसिद्ध रचना बनानाज बीचेज एंड बासेस, इन्होंने इस वाद विवाद को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और तब ये कहते हैं कि जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है, उसी प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय भी है। ठीक है, ये नारीवादी है। इसका मतलब यह है कि इज्जतदार महिला और ईमानदार व्यक्ति का छवि जो है घरेलू जो राजनीति होती है वहीं से ये सब बनती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं? जो परिवार के अंदर जेंडर आधारित भूमिकाएं होती हैं, यही आगे जो है समाज में जा कर के उनकी समाज का नज़रिया तय करती हैं। एक प्रकार से यही चीज़ें जो हैं समाज का आधार बनती हैं। तो ये सब इन्होंने इसमें बताया कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक होता है और वही आगे जा कर के बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाता है, ये इनका मानना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है और कुछ बुक्स हैं। द 20 ईयर्स क्राइसिस है, और द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, और इम्पीरियलिज्म ए स्टडी है, और नियो कोलिनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये जो है ये बुक्स के नाम है, इनके जो है लेखक के नाम लिखने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम चलो इसे यहीं पर जो है सही नाम इनके लिख लेते हैं। इसके आगे जो 20 ईयर्स क्राइसिस है या ये जो है E.H. कार इनके द्वारा लिखी गई है। यदि एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये कार्ल ड्यूस के द्वारा लिखी गई है। कार्ल ड्यूस के द्वारा जो है ये लिखी गई है। और इम्पीरियलिज्म ए स्टडी की बात करें तो J.A. हॉब्सन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा? J.A. हॉब्सन इनके द्वारा लिखी गई है। और जो नियो कोलिनिज्म है ये क्वामे नक्रूमा के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है क्वामे नक्रूमा के द्वारा जो है ये लिखी गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेट के स्थान पर विश्व व्यापार कब आया? 1 जनवरी 1945 में आया, या 20 मार्च 1945 में आया, या 9 जनवरी 1947 में आता है, या फिर 1 जनवरी 2000 में आता है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। हम इसको 1 जनवरी 1995 कर लेते हैं और इसको हम राइट कर देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर
राइट हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 में जो है ये अस्तित्व में आता है गेट के स्थान पे। तो गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये आप लिख लेंगे सुन करके। तो इसको शॉर्ट में जो है गेट बोलते हैं। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका जो है फुल नेम है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 30 अक्टूबर 1947 को 23 राष्ट्रों द्वारा ये हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि इस पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। और 1 जनवरी 1948 को ये अस्तित्व में आई थी। तो ये गेट कब आई थी? 1 जनवरी 1948 में ये जो है गेट जो है अस्तित्व में आता है। और गेट के स्थान पर विश्व व्यापार कब आता है? 1 जनवरी 1995 में जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है। और ये गेट किस लिए आया था? कि ये जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और व्यापार में बाधाओं कम करने के उद्देश्य से ये जो अस्तित्व में आया था। लेकिन इस पर जो है विभेदीकरण के आरोप जो है लगने लग गए। और उरुग्वे दौर की जो वार्ताएं हुई थी उसके फलस्वरूप इसका स्थान जो है WTO ने ले लिया। तो उरुग्वे दौर की जो वार्ताएं हुई थी उसका आप ध्यान रखेंगे। उरुग्वे वार्ताएं हुई थी, ठीक है, इनके फलस्वरूप जो है क्या किया कि इसका स्थान जो है, इस पर काफ़ी आरोप लग रहे थे गेट पे, तो इसका स्थान जो है WTO ने ले लिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार कह लें आप, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ठीक है। तो इसने ले लिया है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक कवर से जो है किससे संबंधित है? व्यापक रूप से होगा, कवर से नहीं होगा, रूप से। व्यापक रूप से किससे संबंधित है? कांट और वाल्टायर से है, या माइकल डायल और ब्रूस रूसेट से है, या किस्टेसन और सीलिंग से है, या गांधी और नेहरू से है? तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर जो माइकल डायल और ब्रूस रूसेट हैं, ये जो है इन्हीं से सबसे व्यापक रूप से इन्हीं से संबंधित है, इन दोनों लोगों से। और ये जो है जो डायल हैं, इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है डायल, ये जो वे ऑफ वॉर एंड पीस। कब आती है? ये 1996 में आती है। डायल की पुस्तक की बात करें तो वे ऑफ वॉर एंड पीस ये आती कब है? 1996 में जो है ये आती है। और जो डायल की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और डायल शांति संबंधी विचारों में कांट को इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित किया है, ठीक है। कांट से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जो शांति संबंधी विचार हैं। तो इनके विचारों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव किसका देखा जाता है? कांट का देखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया है? वाक स्वतंत्रता का, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, या शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो यदि रूजवेल्ट की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था, लेकिन जो ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया। एक बात यहाँ पर और जान लें कि जब रूजवेल्ट की बात आ गई है तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ, इस शब्द का प्रयोग पहली बार रूजवेल्ट ने ही किया था, ठीक है। संघ शब्द का प्रयोग रूजवेल्ट ने किया था, पहली बार इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो फ्लाइंग बीस पदबंध है किस संस्था से जुड़ा हुआ है? आसियान से जुड़ा है, सार्क से जुड़ा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, या ब्रिक्स से जुड़ा है? किससे जुड़ा हुआ है ये? तो ये जो है आसियान से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्लाइंग बीस जो शब्द बंद है आसियान से जुड़ा है। और आसियान क्या है? ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना देख लेते हैं हम। 8 अगस्त 1967 में जो है इसकी स्थापना होती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका जो हुआ था स्थापना, ठीक है। इसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और म्यांमार और फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम,
ये जो है देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये आसियान से संबंधित है। फ्लाइंग बीच पदबंध जो है आसियान से संबंधित है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको जो है क्रम में लगाना है। क्या है? भारत रूस मैत्री संधि है, पोखरण प्रथम परीक्षण है, क्यूबा मिसाइल संकट है और भारत के द्वारा संरचनात्मक प्रयोजनात्मक कार्यक्रम को अपनाया जाना। यहाँ पर ऑप्शन तो दिख नहीं रहे हैं, सीधा हम इसके डेट लिख देते हैं, आप इनको देख लीजिए, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो भारत रूस मैत्री जो है कब होती है? ये 1971 में होती है। ये 1971 में जब वो भारत पाक युद्ध होता है, जब बांग्लादेश स्वतंत्र होने के लिए वहाँ पर, तब ये जो है ये मैत्री संधि की जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। क्यों की जाती? क्योंकि जो है इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अमेरिका जो है आकर के पाकिस्तान का साथ देगा इस युद्ध में, अगर हम युद्ध करते हैं, क्योंकि युद्ध की वहाँ स्थितियाँ बन रही थी, तो युद्ध तो ज़रूरी था ही, उनको लग रहा था। और फिर जो है इसलिए इन्होंने जो है रूस से मैत्री की थी और ये 20 वर्षीय मैत्री संधि थी। और इस संधि से उसको फ़ायदा भी मिला जब अमेरिका के जो है जहाजी बेड़े इधर आए थे, युद्धपोत वगैरह म्यांमार साइड से आकर के जो है धमकाने लगे थे भारत को, तो रूस ने जाकर के उसको रोका था। तो ये संधि का बहुत फ़ायदा भी मिला था। चलिए आगे देखेंगे। फिर पोखरण प्रथम परीक्षण कब होता है? ये होता है 1974 को। सब कुछ बहुत ईजी है, आप सब अपने आप ही लगा सकते हैं, फिर भी मैं एक बार इसको देखती हूँ। पोखरण जो परीक्षण होता है, प्रथम परीक्षण होता है, नाभिकीय परीक्षण होता है, तो ये कब होता है? 1974 में होता है। इसकी आगे डेट अगर स्पेसिफिक जाना है तो 18 मई को होता है ये। ठीक है, 18 मई को होता है। फिर क्यूबा मिसाइल संकट, ये भी बहुत फेमस है। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है? ये जो है 1962 होता है। 1962 यहाँ लिख लेते हैं, 1962 में ये होता है। और फिर जो भारत द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया जाता है, ये 1991 में अपनाया जाता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि एक जो है अपनी मार्केट को पूरे विश्व के लिए खोल देना। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी 1991 से इसी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाने की वजह से भारत ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्योंकि कुछ ये प्राइसेस के इशू हो रहे थे, जो विदेशी मुद्राएं थी उसका बिल्कुल यहाँ पर उस समय कम हो गया था और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे। तो इसने जो है वहाँ पर जो है जो ये ब्रिटेन वुड्स के द्वारा जो विश्व बैंक वगैरह हैं, ये सब हैं, इनसे मदद ली थी और उसी के आधार पे इसको ये चीज़ें जो हैं अपनानी पड़ी थी। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, और फिर हो जाएगा ए, सी ए, फिर आ जाएगा बी, उसके बाद में आ जाएगा डी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम आगे कुछ फैक्ट दिए हैं, वो आप देख लीजिए। सामूहिक सुरक्षा को यथास्थित के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है तो वाल्टर लिपमैन ने किया है। ठीक है, बहुध्रुवीयता की तुलना में जो है द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर है और ये अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये किसने बोला है? केनेथ वाल्टन ने, वाल्टर्स होगा यहाँ पर, केनेथ वाल्टर्स, इन्होंने बोला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोप किसको बोला गया है? तो जो ये मॉर्गनथाउ हैं, इनको बोला गया है, मॉर्गनथाउ को बोला गया है, इनको बोला गया है। परंपरागत यथार्थवाद, ये थ्यूसिडाइट्स से जो है संबंधित है। संरचनात्मक यथार्थवाद जॉन मर्सहाइमर से संबंधित है। नव परंपरागत यथार्थवाद फरीद जकारिया से संबंधित है। और तार्किक विकल्प यथार्थवाद जो है जोसेफ एम ग्रीको से संबंधित है। ये कुछ संधियां हैं जो इन संधियों पे जो साइन वगैरह हुए थे, तो ये कब हुए थे? अंटार्कटिका संधि 1957, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 हुआ था। और ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट ये कब आती है? 1987 में आती है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 के द्वारा होता है ये क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मेडेलिन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका सौम्य प्रधान है। ठीक है, ये मेडेलिन है और इनके अनुसार क्या है? ये अमेरिका को सौम्य प्रधान बताती हैं। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन, उस समय पे ये सचिव के रूप में कार्य करती थी और ये अमेरिकी इतिहास की पहली महिला विदेश मंत्री थी। ये उस समय विदेश मंत्री थी और इन्होंने सौम्य प्रधान बोला था कि अमेरिका सौम्य प्रधान है, देश है।
नेक्स्ट है उपव्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली को किसने प्रधानता दी है? तो ये स्टैनले हॉफमैन के द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, ये इसको प्रधानता देते हैं, इस उपव्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ये शब्दावली जो है ये यूज करते हैं। ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये किससे संबंधित है? तो ये आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया था, तो इससे संबंधित है। ठीक है, और ये 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध हवाई आक्रमण किया था। और इसमें जो है ये नाटो के जो देश थे, नाटो में सभी देश, ये इनका समझौता ही होता है कि अगर एक देश पे हमला होता सभी के ऊपर माना जाएगा, तो ये नाटो के साथ मिलकर इन्होंने किया था। ठीक है, ये देख लेते हैं मेन पॉइंट इसका कि ये आतंक के विरुद्ध युद्ध, आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध था, वो आप ध्यान रखेंगे, ये था। तो आज हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपके लिए जो भी नया है उसका प्लीज़ नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिपीटेडली रिवाइज कीजिए। जितना आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा जो है आपका पेपर जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें फिक्स रहेंगी वहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, प्लस श्योरिटी के साथ आंसर भी दे पाएंगे। तो रिवीजन पे बहुत फोकस करना है अभी आप लोगों को, सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ा होगा उस पर भी, और जो भी आप जहाँ से ले रहे हैं रिवीजन पक्का करिए, रिवीजन को ज़्यादा टाइम दीजिए इस समय। ठीक है, तो मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद।